हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। तो पिछले दो वीडियो में हमने 1987 जो पहला नेशनल वाटर पॉलिसी था वो डिस्कस किए हैं। उनके बाद जो रिवाइज्ड हुआ था 2002 में वो भी हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब 2002 का जो वाटर पॉलिसी है उनको भी फिर से रिवाइज किया गया 2012 में। उसमें क्या क्या है वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाटर पॉलिसी है। इनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारे नए नए चीज इंक्लूड हुआ है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं इस पॉलिसी में क्या क्या है। एट फर्स्ट बैकग्राउंड देख लेते हैं। The Ministry of Water Resource published its draft National Water Policy 2012 on June 7, 2012। तो वाटर रिसोर्स जो मिनिस्ट्री है उन्होंने नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 जो है वो पब्लिश किया है, इसका ड्राफ्ट पब्लिश किया है ऑन जून 7, 2012 में। ठीक है, तो 2012 के 7 जून ये नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 जो है वो पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ड्राफ्ट पॉलिसी सिक्स टू एड्रेस इशू सच एज, मतलब ये जो पॉलिसी है इस पे क्या क्या, मतलब कौन कौन से इशू के बारे में मेनली डिस्कस किया गया है, मतलब कौन कौन से इशू के वजह से ये नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 जो है बना है वो क्या क्या है। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ये एक गया। इनइक्विटीज इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्विटीज हो रहा है। लैक ऑफ ए यूनिफाइड पर्सपेक्टिव इन प्लानिंग मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ वाटर रिसोर्स। तो यहाँ पे मेनली कौन कौन से इशू के बारे में इस पॉलिसी में दिया गया है कि जिसकी वजह से ये पॉलिसी बनाया गया है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर का शॉर्टेज हो रहा है ये लग रहा है। एंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टेट के अंदर उनमें भी इनइक्विटीज हो रहा है। एंड लैक ऑफ यूनिफाइड पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हो रहा है। एंड मैनेजमेंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स ये भी अच्छे से नहीं हो रहा है। इसलिए इस पॉलिसी को मेनली इन सब इशू के वजह से ही ये पॉलिसी बनाया गया है। इसके अंदर इन सब के बारे में मेनली डिस्कस किया गया है। द ड्राफ्ट NWP मतलब नेशनल वाटर पॉलिसी was placed before the National Water Board and National Water Resource Council in February 2012। तो नेशनल वाटर बोर्ड जो है एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल मतलब NWRC जिन्होंने ये नेशनल वाटर पॉलिसी मेनली अडॉप्ट किया था, मतलब बनाया था नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल ने। 1987 का जो पॉलिसी था वो भी नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के जो सेकंड मीटिंग था उनमें बनाया गया था। एंड फिफ्थ मीटिंग में 2002 का जो रिवाइज्ड पॉलिसी है वो बनाया गया था। एंड ये जो है फाइनल, ये जो 2012 का जो नेशनल पॉलिसी है ये भी नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल ने बनाया है। इट वॉज फाइनलाइज्ड एंड अडॉप्टेड बाय द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल ऑन August 9, 2012। एंड ये जो पॉलिसी का ड्राफ्ट जो पेश किया गया है नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के अंडर में तो वो पब्लिश हुआ है 2012 के अगस्त के 9 में जाके वो पब्लिश हुआ है। तो ये जो नेशनल वाटर पॉलिसी था वो मेनली बना था जून 7, 2002 में। एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल ने उनको एडॉप्ट किया एंड फाइनली उनको पब्लिश किया कब, अगस्त 9, 2012 में। ठीक है, एंड इज अंडर डेलिब्रेशन बाय द नेशनल वाटर बोर्ड। एंड ये मेनली नेशनल वाटर बोर्ड के अंडर में है। तो नेशनल वाटर बोर्ड के अंडर में नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल ने ये नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 जो है ये पब्लिश किया है। तो बैकग्राउंड में हमने क्या क्या देखा, एक तो ये पब्लिश हुआ है कब, जून 7, 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने ये पब्लिश किया। एंड यहाँ पे कौन कौन से इशू के बारे में मेनली डिस्कस किया गया है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इनइक्विटीज इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफाइड, लैक ऑफ यूनिफाइड प्लानिंग मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ वाटर, ये सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में क्या क्या है देखते हैं अब। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस मस्ट इन्फॉर्म द यूज एंड एलोकेशन ऑफ वाटर। तो मेनली रिवर का मतलब पानी का जो यूज एंड एलोकेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, उनमें कौन से प्रिंसिपल मेनली माना जाएगा, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इक्विटी सबसे पहले, मतलब इक्वल वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको सबसे पहले करना है। फिर जाके सोशल जस्टिस, मतलब जिसको जितना ज़रूरी है उसको आप उतना ही दीजिए जस्टिस के वाइज, तो वो आपको आपका प्रिंसिपल होना चाहिए इसके ऊपर। अ कॉमन इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव शुड गवर्न द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड दैट वुड कंसिडर लोकल, रीजनल एंड नेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड हैव एन एनवायरमेंटली साउंड बेसिस। तो एक
कॉमन इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव और प्लानिंग आपको चाहिए, मतलब कॉमन नेशनली वो सेम होगा, सभी स्टेट के लिए वो सेम होगा। ऐसा एक कॉमन इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट को बनाना है जिसके थ्रू ये वाटर जो है मैनेज हो पाए एंड यूज हो पाए, लोकल रीजनल एंड नेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो, मतलब लोकली भी अगर यूज होता है वो भी उसका जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, रीजनल अगर होता है तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, नेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर होता है तब भी वो प्रिंसिपल सेम रहेगा। एंड एनवायरमेंटली साउंड बेसिस, मतलब एनवायरमेंटली वो सुइटेबल हो, मतलब एनवायरमेंट को वो अफेक्ट ना करे, ऐसा एक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव की जरूरत है यहाँ पे, जो पूरे इंडिया में सेम होगा, सभी स्टेट के लिए, लोकल एरिया के लिए, रीजनली सभी वो जो पर्सपेक्टिव है वो सेम होगा, मतलब वो प्लानिंग जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट क्या है, वाटर नीड टू बी मैनेज्ड एज ए कॉमन कम्युनिटी रिसोर्स हेल्ड बाय द स्टेट अंडर द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन टू एंश्योर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो वाटर को आपको कैसे मैनेज करना है, कॉमन कम्युनिकेशन रिसोर्स, मेनली कॉमन एक रिसोर्स, सबके लिए सेम कॉमन एक रिसोर्स, ऐसे आपको वाटर को मैनेज करना है, हेल्ड बाय द स्टेट अंडर द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन टू एंश्योर इक्विटेबल एंड सुइटेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो सभी के लिए ये इस पे इक्विटी के बारे में आपको सोचना है, ये इक्विटेबल होना चाहिए, सभी के लिए सेम होना चाहिए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन यूज ये सब लोग करे, ये आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वाटर में बी ट्रीटेड एज एन इकोनॉमिक गुड टू प्रोमोट इट्स कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज आफ्टर बेसिक नीड्स। तो ये वाटर जो है इनको आपको इकोनॉमिक गुड, एज ए इकोनॉमिक गुड आपको इसको ट्रीट करना है, ठीक है, एंड इसको कंजर्व करना है। आपका मेन मोटिव यही होगा कि पानी जो है, वाटर रिसोर्स जो है उसको कंजर्व करना, एंड एफिशिएंट यूज आफ्टर बेसिक नीड्स, मतलब जितना कम से कम जरूरी है उतना ही आप यूज करें, ज्यादा से ज्यादा करके आप यूज ना करें, ये आपका मेन प्रिंसिपल होगा। बेसिन शुड बी कंसिडर्ड एज द बेसिक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी। तो वाटर बेसिन जो एरिया है, रिवर बेसिन जो एरिया है, इसको आपको एक एक करके अलग अलग करना है, अलग अलग रिवर बेसिन आपको चूज करना है, एंड उनको एज ए हाइड्रोलॉजिकल यूनिट आपको देखना है, फिर जाके पॉलिसी का जो प्लानिंग है उसके अंदर देना है, ठीक है। मतलब पानी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक बेसिन अलग अलग करना है, एंड बेसिन के ऊपर आपको वो प्लान आपको वहाँ पे अप्रोप्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर को एज ए इकोनॉमिक गुड आपको ट्रीट करना है, तो इसको कंजर्व करना आपका मेन मोटिव रहेगा, एंड बेसिक नीड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नीड्स आपको फुलफिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करके यूज़ नहीं करना है। तो प्रिंसिपल में मेनली क्या क्या कहे गए हैं, एक तो इक्विटी के बारे में कहा गया है, सोशल जस्टिस के बारे में कहा गया है, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव और मैनेजमेंट ऑफ वाटर के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि नेशनली एक सेम एंड एक प्लानिंग हो, मतलब प्लान हो जिसके थ्रू सभी लोकल, रीजनल, नेशनल सभी जगह पे जिसके थ्रू काम हो, एंड वो एनवायरमेंटली साउंड बेसिस हो, ठीक है। एंड वाटर को क्या करना है, कॉमन कम्युनिटी रिसोर्स की तरह आपको यूज करना है, एंड ये इकोनॉमिक गुड ऐसे आपको ट्रीट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करके आपको कंजर्व करना है, एंड जितना आपका कम से कम ज़रूरी है आप उतना ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्या है, वाटर फ्रेमवर्क लॉ। अ फ्रेमवर्क लॉ मस्ट रिकॉग्नाइज वाटर नॉट ओनली एज ए स्कार्स रिसोर्स बट ऑल्सो एज ए सस्टेन्स ऑफ लाइफ एंड इकोलॉजी। तो आपका एक लॉ रहना चाहिए यहाँ पे, जिस लॉ के ऊपर बेस करके ये जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब होगा, यूज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होगा। अगर ऐसा एक लॉ रहे तो ये सिर्फ मतलब यूज मैनेजमेंट ये सब अच्छे से होगा ऐसा ही नहीं, इसका सस्टेनेबल यूज भी होगा, ठीक है। तो इसलिए एक लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर नीड्स टू बी मैनेज्ड एज ए कम्युनिटी रिसोर्स हेल्ड बाय द स्टेट अंडर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो ग्राउंड वाटर को भी एक कम्युनिटी रिसोर्स के तरह ही आपको मैनेज करना है, क्योंकि ग्राउंड वाटर ये सबसे ज़रूरी है, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है, तो आपको एज ए कम्युनिटी रिसोर्स इसको मैनेज करना है, एंड स्टेट अंडर स्टेट ये अलग से मैनेज होगा, मतलब स्टेट अंडर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन
ये मैनेज होगा। देयर इज ए नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। तो एक लेजिस्लेशन, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे इंटर स्टेट जो रिवर है, मतलब कोई एक रिवर जो बहुत सारे स्टेट के ऊपर से गए हैं, तो उस रिवर का पानी कैसे यूज़ होगा, इन सब के अलग से अगर कोई एक लॉ रहे तो बहुत अच्छा है। तब जाके सभी स्टेट के लिए वो सेम होगा, नहीं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा। एक ही रिवर को लेके अलग अलग स्टेट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए एक लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें क्या कहे गए हैं, मेनली ग्राउंड वाटर के बारे में कहा गया है। कम्युनिटी रिसोर्स की तरह इसको मैनेज करना है, अंडर स्टेट ये मैनेज होगा। एंड यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन मतलब एक लॉ की ज़रूरत है। जैसे इंटर स्टेट जो रिवर है एंड रिवर वैली जो है, उनका ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो पाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करके वो डेवलपमेंट हो पाए। एंड वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो रिवर का पानी, वो सब भी उस लॉ के अंदर रहे। नेक्स्ट क्या है, एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो 1987 के वाटर पॉलिसी अगर आप देखोगे तो तब क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। अब आके रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो वाटर पॉलिसी तब जो था, अब तो बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्या क्या चेंजेस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग करना है वो इस पॉलिसी में दिया गया है। जैसे इंक्रीजिंग वाटर स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, स्मॉल एंड लार्ज रिजर्वर। तो वाटर स्टोरेज को आपको इंक्रीज करना है बहुत ज़्यादा करके। कैसे, और भी बहुत सारे तरीका यहाँ पे दिया गया है जिसके थ्रू आप वाटर को स्टोरेज कर पाओगे। जैसे सॉइल मॉइस्चर, इन सब के बारे में 1987, 2002 इनमें डिस्कस नहीं किया गए थे। एज ए सॉइल मॉइस्चर आप ज़्यादा करके वाटर स्टोर कर सकते हो। पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, स्मॉल एंड लार्ज रिजर्वर बना सकते हो। इन सब के थ्रू आप वाटर स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एनहेंसिंग एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज थ्रू द एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज, क्रॉपिंग पैटर्न एक्सेट्रा। वाटर यूज का एफिशिएंसी आपको बढ़ाना है, मतलब जितना पानी है आपके पास, आप उसको कैसे यूटिलाइजेबल बना पा रहे हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे इसके लिए आपको बहुत सारी एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज आपको लेना पड़े, क्रॉपिंग पैटर्न आपको बदलना पड़े, ये सब आपको देखना है। जाके जैसे आप वाटर यूज मतलब जितना पानी है आपके पास वो ज़्यादा करके आप यूटिलाइज कर पाओ। इसके लिए इम्प्रूव वाटर एप्लीकेशन मेथड। तो वाटर एप्लीकेशन जो मेथड है वो भी आपको पहले से इम्प्रूव करना है। पहले जो था और भी बहुत सारे चीज़ आपको नए नए करके यहाँ पे इम्प्रूव करना है। जैसे लैंड लेवलिंग, ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन शुड बी अडेप्टेड। ये सब पहले नहीं किया जाता था, तो ये सब आपको अलग से अडेप्ट करना है। स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन लैंड, सॉइल, वाटर मैनेजमेंट टू इवॉल्व डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज। तो स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन के बारे में यहाँ पे कहा गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे नए नए एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज आपको मिलेगा एंड जिसके थ्रू आप वाटर का यूज बहुत अच्छे से कर पाओगे। रिड्यूस सॉइल इरोशन कम हो सकते हैं एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का फर्टिलिटी भी अगर इम्प्रूव होगा तो वहाँ से एग्रीकल्चरली बहुत सारे क्रॉप आप कर पाओगे। तो वाटर सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड सॉइल फर्टिलिटी अगर इम्प्रूव होता है तो सॉइल मॉइस्चर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा करके आप स्टोर कर पाओगे। तो इसलिए स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रैटेजीज इन वाटर रिसोर्स स्ट्रक्चर, जैसे डैम, फ्लड एम्बैंकमेंट, टाइडल एम्बैंकमेंट, ये सब स्ट्रैटेजीज भी आपको जो पहले से था, जैसे डैम बनाना, फ्लड के लिए एम्बैंकमेंट बनाना, रिवर का साइड का एरिया ऊंचा करके बनाना, टाइडल एम्बैंकमेंट, ये सब बनाना। तो ये सब स्ट्रैटेजीज भी आपको फॉलो करना है। क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अगर आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना है, मेन तो वाटर स्टोरेज आपको इंक्रीज करना है। उनके लिए नए नए मेथड आपको यूज करना है। जैसे एज ए सॉइल मॉइस्चर आपको इंक्रीज करना है, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, स्मॉल एंड लार्ज रिजर्वर के थ्रू आप यूज कर सकते हो। वाटर यूज का एफिशिएंसी आपको बढ़ाना है, इसके लिए आपको नए नए एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना है, क्रॉपिंग पैटर्न नए नए आपको अडॉप्ट करना है एंड वाटर एप्लीकेशन मेथड भी आपको इम्प्रूव करना है। स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चलेगा एंड वो आप यूज कर पाओगे। एंड जो सब पहले से जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज था, जैसे डैम बनाना, फ्लड एम्बैंकमेंट बनाना, टाइडल एम्बैंकमेंट बनाना, ये सब भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्या है, एनहेंसिंग वाटर अवेलेबल फॉर यूज। तो वाटर जितना आपको मिल रहा है उनको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करके यूज़ कर पाओ, ये आपको
करना है, क्योंकि जो है पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा करके बढ़ रहा है, तो जितना पानी आपको मिल रहा है तो उनको आपको बहुत ज़्यादा करके यूटिलाइजेबल बनाना है। जैसे पहले रेनफॉल जितना होता था, पानी वैसे ही गिर के चला जाता था, वो सब कलेक्ट नहीं करते थे हम, ठीक है। तो बट अभी के टाइम में क्या कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कहा जाता है अभी, जैसे रूफटॉप हार्वेस्टिंग के बारे में कहा जाता है। जितना पानी रेनफॉल से मिल रहा है सभी आप कलेक्ट करके रखो एंड उनको यूटिलाइज करो, इनके बारे में कहा जाता है। तो पहले ये सब नहीं होता था, क्योंकि पहले पॉपुलेशन बहुत कम था एंड उसके अकॉर्डिंग वाटर रिसोर्स जो था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये सब मेथड जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ते थे। बट अभी क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड वाटर रिसोर्स उनके अकॉर्डिंग कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे नए नए मेथड आपको यूज़ करना है, जैसे कोई भी पानी छूट ना पाए, सभी पानी को आप यूटिलाइज बना पाओ, इसलिए, ठीक है। तो rainfall needs to be used directly and inadvertent evaporation of water need to be avoided। तो rainfall जितना मिल रहा है वो डायरेक्टली आपको यूज करना है एंड उनको स्टोर करके रखना है एंड इवापोरेशन कम से कम हो, ये आपको देखना है, ठीक है। Aquifers need to be mapped to know the quantum and quality of groundwater resource। तो जितने सारे ग्राउंड वाटर है, जितने सारे एक्वीफर है, रिजर्वर जो है, उनका मैप आपको चाहिए, जैसे आप देख पाओ कितना ग्राउंड वाटर रिसोर्स है आपके पास एंड कितना उनका क्वालिटी भी कितना है, तो मैप के थ्रू आप देख पाओ, इसलिए उनको मैप में डालना बहुत जरूरी है एक्वीफर को, ठीक है। डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एरिया नीड टू बी अरेस्टेड बाय इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज ऑफ वाटर यूज। तो जो सब जगह पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा करके आप यूज़ कर रहे हो, एक्सप्लॉयट कर रहे हो, मतलब जितना आपको लेना है उससे भी ज़्यादा आप ले रहे हो, उन सब जगह पे वाटर यूज़ के लिए आपको बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज यूज़ करना है एंड उन टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव भी करना है, जैसे उस एरिया को आप प्रोटेक्ट कर पाओ एंड वाटर जो है उनको आप प्रोटेक्ट कर पाओ, इसलिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा करके ग्राउंड वाटर अगर आप लोगे कोई एक जगह से, तो उस जगह का जो है लैंड का जो कॉम्पोजिशन है एंड ग्राउंड का जो एरिया है वो सभी धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा करके आपका टेक्नोलॉजी जो है उनको इम्प्रूव करना है। आर्टिफिशियल रिचार्जिंग प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। तो रेनफॉल से जितना पानी जा रहे हैं एक्वीफर में वो तो है ही, उनसे भी अगर ज़्यादा आपको पानी चाहिए, ग्राउंड वाटर मतलब एक्वीफर में पानी नहीं है, जितना रेनफॉल हो रहा है उससे जो नीड से आपका वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आपको आर्टिफिशियली उन जगह पे रिचार्ज करने के बारे में सोचना है, ठीक है। आर्टिफिशियल रिचार्जिंग प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे कहा गया है। जो सब पहले का जो वाटर पॉलिसी था, जैसे 2002, 1987, इन सब में आर्टिफिशियल रिचार्जिंग के बारे में कहा नहीं गए थे, ठीक है। तो ये 2012 के वाटर पॉलिसी में ये दिया गया है आर्टिफिशियल रिचार्जिंग। उनके बाद इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सरप्लस बेसिन टू डेफिसिट बेसिन नीड टू बी इनकरेज। तो जो सब जगह पे मतलब जो सब रिवर बेसिन एरिया में ज़्यादा पानी नहीं है एंड जो सब रिवर बेसिन एरिया में बहुत ज़्यादा करके पानी है, ठीक है, तो उन सब जगह से डेफिसिट जो एरिया है, मतलब जहाँ पे कम पानी है, वहाँ पे आप पानी ट्रांसफ़र करें, ये मेथड आपको यूज़ करना है यहाँ पे, तब जाके कोई बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो सकते हैं, सरप्लस एरिया से अगर डेफिसिट एरिया में पानी आप ट्रांसफ़र कर पाओ तो। नेक्स्ट क्या है, integrated watershed development activities with groundwater perspective need to be undertaken। तो integrated watershed development activities आपको यूज करना है, सभी स्टेट, सेंट्रल, लोकल, रीजनल सभी लोग मिलके एक साथ करके इनको आपको प्लान बनाना है एंड इसको कंजर्व करना है वाटर रिसोर्स को। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम सच एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में बी यूज्ड बाय फार्मर टू हार्वेस्ट रेन वाटर यूजिंग फार्म पॉन्ड। तो फार्मर का जो फार्म होता है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, उसके अंदर अंदर पॉन्ड बनाते हैं छोटा छोटा करके एंड उनके थ्रू वो जो रेन वाटर होता है, बारिश का जो पानी होता है, वहाँ पे वो कलेक्ट करते हैं एंड वो बाद में एग्रीकल्चर के पर्पस वो यूज़ करते हैं। ये एक काम जो करने के लिए कहा गया है इस पॉलिसी में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेन वाटर को भी आप स्टोर कर पा रहे हो एंड एग्रीकल्चर के लिए वो पानी यूज़ भी कर पा रहे हो, तो ये एक अच्छा काम है। तो ये सब करने के बारे में इस पॉलिसी में कहा गया है। तो वाटर जितना अवेलेबल है उनको यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है, एक तो रेन जितना मिल रहा है उसको डायरेक्टली आप यूज़ करो एंड इवापोरेशन आपको कम करना है धीरे धीरे, ठीक है। एक्वीफर के लिए आपको मैप बनाना है, जैसे आप पूरा मॉनिटर कर पाओ पूरा एक्वीफर का एंड ग्राउंड वाटर लेवल
का ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपको रोकना है। आर्टिफिशियल रिचार्जिंग के बारे में यहाँ पे कहा गया है। सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में वाटर ट्रांसफर के बारे में यहाँ पे कहा गया है। एक अच्छा मैनेजमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट यहाँ पे बनाने के लिए कहा गया है। एंड फार्मर का जो रेन वाटर फार्मर्स जो रेन वाटर यूज करते हैं एज क्रिएटिंग फार्म पॉन्ड, उसके बारे में भी यहाँ पे कहे गए हैं। एंड जिसके थ्रू आप पानी कलेक्ट कर पाओ एंड वो एग्रीकल्चर पे यूज कर पाओ। तो ये सब नए नए टेक्निक एंड मेथड के बारे में इस पॉलिसी में कहा गया है, जिसके थ्रू आप मतलब बहुत ज़्यादा करके जो पानी मिल रहा है उनको यूज़ कर पाओ, ठीक है, मतलब पानी नष्ट ना हो, इसके बारे में मेनली यहाँ पे ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, डिमांड मैनेजमेंट एंड वाटर यूज एफिशिएंसी। सिस्टम टू बेंचमार्क वाटर यूज सच एज वाटर फुटप्रिंट। वाटर फुटप्रिंट मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड इन एन एरिया टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। मतलब कोई एक जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज और एग्रीकल्चर कुछ भी हो सकते हैं, वो सब बनाने के लिए जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज होता है वही है वाटर फुटप्रिंट। एंड वाटर ऑडिटिंग नीड टू बी डेवलप्ड। वाटर ऑडिटिंग, कितना पानी कहाँ पे यूज हो रहा है, कितना प्राइस लग रहे हैं उसके लिए, सभी उसके अंदर होगा। तो ये आपको डेवलप करना है, जैसे आप डेटा, इनका जो डेटा है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। तो इसलिए इसके बारे में भी यहाँ पे कहे गए हैं कि वाटर फुटप्रिंट एंड वाटर ऑडिटिंग, इसको आपको डेवलप करना है। मेथड टू इनकरेज वाटर सेविंग इंक्लूडिंग अलाइनिंग क्रॉपिंग पैटर्न with natural resource, endowment, micro irrigation, evaporation, transpiration, reduction। तो वाटर को सेव करना, उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। वाटर सेव करने के लिए जो सब मेथड होता है उनको यूज करने के लिए इनकरेज किया गया है यहाँ पे, जैसे अलाइनिंग क्रॉपिंग पैटर्न, इसके थ्रू वाटर सेव होता है। नेचुरल रिसोर्स जैसे एंडोमेंट बनाना, माइक्रो इरिगेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इसको कम करना, रिडक्ट करना, इन सब के बारे में इस मेथड में कहा गया है। स्मॉल लोकल लेवल इरिगेशन थ्रू स्मॉल बार्न्स, फील्ड, पॉन्ड नीड टू बी एनकरेज्ड। तो लोकल लेवल इरिगेशन, जैसे आप छोटा पॉन्ड बनाए आपके फार्म के अंदर, फील्ड के अंदर पॉन्ड बनाए एंड उनमें रेन वाटर जो है वो कलेक्ट हो एंड वो एग्रीकल्चर के पर्पस आप यूज कर पाओ, इसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। ये स्मॉल लोकल लेवल इरिगेशन होता है, मतलब छोटा छोटा पॉन्ड वगैरह ये सब बना के लोकली उस एरिया का जो इरिगेशन पर्पस जितना पानी जरूरी है वो लोकली रेन वाटर के थ्रू ही वो यूज कर पाएगा। तो डिमांड मैनेजमेंट में क्या क्या कहे गए हैं, मेनली वाटर फुटप्रिंट जो है एंड वाटर ऑडिटिंग जो है उनके बारे में, उनको डेवलप करने के बारे में यहाँ पे मेनली कहा गया है। एंड वाटर को सेव करने के लिए जो जो मेथड होता है वो यूज करने के लिए इनकरेज किया गया है यहाँ पे। एंड स्मॉल लोकल लेवल इरिगेशन के बारे में यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, वाटर प्राइसिंग। अ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड बी स्टैब्लिश्ड। तो वाटर रेगुलेटरी एक अथॉरिटी की जरूरी है जो वाटर प्राइसिंग वगैरह डिसाइड करे। वाटर चार्जर शुड बी डिटरमाइंड ऑन ए वॉल्यूमेट्रिक बेसिन। तो कितना पानी का चार्ज होगा वो डिटरमाइन करेगा, कैसे, वॉल्यूमेट्रिक बेसिन में, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ पानी आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर ही बेस करके वाटर का जो चार्ज होगा वो होगा। रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर शुड बी इंसेंटिवाइज थ्रू अ प्रॉपरली प्लान टैरिफ सिस्टम। तो रिसाइकिल एंड रीयूज के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। जितना पानी कोई एक इंडस्ट्री मानो यूज कर रहे हैं एंड उनको उनका जो निकल रहे हैं जो पानी इफ्लुएंट जो हो रहा है उनको रिसाइकिल करना, रीयूज करके वो यूज करना, फिर से काम में लगाना, उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। वाटर यूजर एसोसिएशन शुड बी गिवन स्टैट्यूटरी पावर टू कलेक्ट एंड रिटेन ए पोर्शन ऑफ वाटर चार्जेस, मैनेज द वॉल्यूमेट्रिक क्वांटम एंड मेंटेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वाटर रिसोर्स एसोसिएशन जो है उनको भी एक पावर देना चाहिए कि वाटर का जो प्राइसिंग है वो कलेक्ट कर पाए एंड वो डिसाइड कर पाए कितना मतलब चार्ज हो सकता है ये सब, एंड मेंटेन कर पाए, इसके लिए उनको भी एक पावर देने के बारे में यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिवर कॉरिडोर्स, वाटर बॉडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिवर का, वाटर का कंजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोल्यूशन मतलब पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर वाटर एंड पानी का जो मतलब जो रेशियो है वो अगर मेंटेन करना है तो आपको पानी का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो इंक्रोचमेंट एंड डाइवर्शन ऑफ वाटर बॉडीज एंड ड्रेनेज चैनल मस्ट नॉट बी अलाउड। तो पानी का जो डाइवर्शन होता है, डाइवर्ट करके कोई और एक जगह पे लेके जाना एंड ड्रेनेज के अंदर चैनल बना के कोई और एक जगह पे लेके जाना, ये सब अलाउ नहीं करना है।
पॉल्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर एंड वाटर बॉडीज शुड नॉट बी अलाउड। तो पॉल्यूशन का जो चीज़ है वो तो आपको अलाउ नहीं करना ही है, पानी का जो पॉल्यूशन एंड उनको सोर्स से ही आपको वो ख़त्म करना है। पॉल्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर मतलब पानी का जो पोल्यूशन है वो आपको रोकना है, वो अलाउ नहीं करना है। वाटर बॉडी शुड बी periodically inspected by a third party. Punitive action should be taken against person who are responsible for pollution. इसके लिए आपको क्या करना है, periodically inspection की ज़रूरत है कि पानी का pollution हो रहा है कि नहीं, टाइम टू टाइम आप मॉनिटर करें, इंस्पेक्ट करें कोई एक थर्ड पार्टी के द्वारा, एंड पनिटिव एक्शन भी लेने के बारे में यहाँ पे कहा गया है जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसके लिए, ठीक है। पनिटिव एक्शन के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। लीगली एम्पावर्ड डैम सेफ्टी सर्विस नीड टू बी इंश्योर्ड इन द स्टेट। तो डैम को सेफ रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो डैम को सेफ रखने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है एंड जो जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो स्टेट करे, इसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। तो कंजर्वेशन में मेनली क्या क्या बोल रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में मेनली यहाँ पे बोल रहा है कि वाटर का जो पॉल्यूशन है वो उसको आपको रोकना है। उनके लिए इंस्पेक्ट करने के लिए एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, उनके बारे में भी यहाँ पे कहा है। एंड पनिटिव एंड पनिशमेंट के बारे में भी यहाँ पे बोल रहा है कि जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनके अगेंस्ट आप जितना पनिशमेंट देना चाहिए वो आप करें, इसके लिए भी यहाँ पे कहा गया है। एंड डैम सेफ्टी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करना है एंड कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है उनके बारे में क्या क्या यहाँ पे बोलता है, देखते हैं पॉलिसी में। ऑल क्लियरेंस इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल एंड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मतलब क्या है, वो जो प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग आप बना रहे हो वो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये क्लियरेंस आपको देना है पहले से। एंड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मतलब कितना पैसे उस प्रोजेक्ट में खर्च हो रहा है, उनका भी क्लियरेंस आपको पहले से जानना है, फिर जाके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। टू अवॉइड टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, कॉन्करेंट मॉनिटरिंग एट प्रोजेक्ट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल शुड बी अंडरटेकन फॉर टाइमली इंटरवेंशन। तो टाइम एंड कॉस्ट ये सब मतलब अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है प्रोजेक्ट को, ठीक है। स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, सभी लेवल में ही ये जो प्लान है उनको आपको मॉनिटर करना है, कोई भूल हो रहा है कि नहीं, कोई ज़्यादा पैसे खर्च हो रहा है कि नहीं। अगर आप टाइम टू टाइम पहले से ही वो मॉनिटर करोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा एंड वो कॉस्ट भी बच जाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड क्लोजली आफ्टर दे आर प्लान, तो प्लान बनाने के तुरंत बाद ही आपका वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो दैट बेनिफिट स्टार्ट इमीडिएटली एंड देयर इज नो गैप बिटवीन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज। तो इनकी वजह से क्या होगा, बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेगा एंड जो गैप है पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज्ड मतलब जितना ज़रूरी है एंड जितना मिल रहा है उनके अंदर जो गैप है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पंचायत, ये म्यूनिसिपलिटीज होगा, कॉर्पोरेशन एंड वाटर यूजर एसोसिएशन शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोजेक्ट। तो सभी को एक साथ मिलके लेके आपको ये प्रोजेक्ट प्लान करना है, तब जाके ये ज़्यादा करके अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे मेनली क्या बोल रहा है, एक तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है, मतलब एनवायरमेंटली वो अफेक्ट कर रहा है कि नहीं वो प्लान, वो पहले आपको क्लियर करना है, कितना खर्च हो सकता है वो पहले आपको क्लियर करना है। एंड टाइम एंड कॉस्ट ये बचाने के लिए आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है वो सही से हो रहा है, प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। एंड प्लान जब ही बने उसके तुरंत बाद ही आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेगा। एंड जो गैप है पोटेंशियल एंड यूटिलाइज्ड के अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड सभी को लेके एक साथ काम करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। इनका ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा फ्लड एंड ड्रॉट होता है, तो उनको मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैंड, सॉइल, एनर्जी एंड वाटर मैनेजमेंट विद साइंटिफिक इनपुट फ्रॉम लोकल रिसर्च एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन शुड बी यूज्ड टू इवॉल्व डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्रूव सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी टू मैनेज ड्रॉट। तो ड्रॉट को मैनेज करने के लिए जैसे लैंड, सॉइल, एनर्जी एंड वाटर रिसोर्स, इनको मैनेज करने के लिए साइंटिफिक इनपुट की ज़रूरत है, लोकल रिसर्च की ज़रूरत है। लोकल रिसर्च जो सेंटर है यानी साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन है उनका ज़रूरत है, उनको यूज़ करने के लिए कहा गया है यहाँ पे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज के बारे में बोल सकते हैं जिनके थ्रू सॉइल एंड वाटर का प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो सकता है एंड ड्रॉट मैनेज हो सकता है। तो साइंटिफिक वे में ड्रॉट को
मैनेज करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे जो सब इंस्टीट्यूशन है इन सब के बारे में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनका हेल्प लेने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि वो बहुत सारे नए नए डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज के बारे में बोल सकते हैं जो ड्रॉट मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लड प्रिपेयर्डनेस। तो फ्लड अगर पहले से आपको पता चले कि फ्लड हो सकता है तो उनके लिए आप बहुत सारे प्रिपेयर हो सकते हो पहले से ही, कि बहुत सारी चीज़ आप पहले से कलेक्ट करके अलग करके रख सकते हो, खाने पीने का चीज़ आप पहले से कलेक्ट करके रख सकते हो। तो बहुत सारे काम आप कर सकते हो एंड आपका प्रॉपर्टी आप बचा सकते हो। फ्लड फोरकास्टिंग होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शुड बी एक्सपेंडेड अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में वो होना चाहिए एंड मॉडर्नाइज्ड यूजिंग रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम एंड लिंक्ड टू फोरकास्टिंग मॉडल। तो क्या करना है यहाँ पे, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन जो सिस्टम है उनको फोरकास्टिंग मॉडल के अंदर इंक्लूड करने के लिए, लिंक करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड रिवेटमेंट्स मतलब वॉल स्पार एम्बैंकमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। तो सॉइल इरोशन को रोकने के लिए रिवर के साइड में आपको एम्बैंकमेंट बनाना है, वॉल बनाना है, जिनके थ्रू वो सॉइल इरोड करके रिवर के अंदर नहीं जा पाए, इसलिए सॉइल इरोशन का जो सब मेथड है उनको आपको यूज करना है। ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर फॉर रिजर्वर शुड बी इवॉल्व एंड इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस ट्रैपिंग ऑफ सेडिमेंट ड्यूरिंग द फ्लड सीजन। तो फ्लड सीजन के टाइम में जो रिजर्वर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट जम जाते हैं, मतलब मिट्टी का जो लेयर होता है वो जम जाते हैं, उनकी वजह से रिजर्वर का जो मतलब जो क्वांटिटी है, मतलब जितना पानी वो भर सकते हैं उससे कम पानी वो भर पाते हैं। तो सेडिमेंट को आपको क्लियर करना है, रिड्यूस करना है, ये आपको पहले से करना है। अगर रिड्यूस नहीं होगा तो पानी उधर से ओवरफ्लो होके फ्लड हो जाएगा। तो इसलिए सेडिमेंट को आपको पहले रिड्यूस करने के लिए जो सब मेथड होता है वो यूज करना है। फ्रीक्वेंसी बेस्ड फ्लड इनंडेशन मैप शुड बी प्रिपेयर टू इवॉल्व कॉपिंग स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बेस्ड फ्लड का जो मैप होता है, मतलब टाइम टू टाइम जितना फ्लड हो रहा है उनका मैप आपको पहले से प्रिपेयर करना है एंड उसके थ्रू ही आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। पहले से अगर मैप प्रिपेयर रहेगा तो कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा अफेक्टेड होता है फ्लड के थ्रू, तो वो सब आपको पहले से पता चलेगा, तो वो जगह आप सेव कर पाओगे। कम्युनिटी शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान फॉर डीलिंग विथ फ्लड एंड ड्रॉट। तो कम्युनिटी जो है, लोकल जो कम्युनिटी है, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करना है आपको, कि वो फ्लड एंड ड्रॉट को डील करने के लिए जो एक्शन प्लान जो प्रिपेयर होता है उनके अंदर वो भी इन्वॉल्व हो पाए, ये आपको देखना है। तो फ्लड एंड ड्रॉट इसको मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो साइंटिफिक वे में इसको मैनेज करना है, जो सब इंस्टीट्यूशन है उनका हेल्प आपको लेना है। बहुत सारे डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी उनसे मिल सकते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग के बारे में यहाँ पे कहा गया है एंड रियल टाइम डेटा, रियल जो डेटा होता है एंड उनको फोरकास्टिंग मॉडल के साथ लिंक करने के बारे में यहाँ पे कहा गया है। सॉइल इरोशन रोकने के लिए आपको बहुत सारे मेथड यहाँ पे यूज करना है एंड सेडिमेंट को हटाने के लिए मेथड उसको भी आपको यूज करना है एंड कम्युनिटी को भी इसके अंदर प्लानिंग के अंदर आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्या है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। Efforts should be made to provide improved water supply in rural area with proper sewerage facilities। तो रूरल एरिया में आपको वाटर सप्लाई करना है फॉर सैनिटेशन पर्पस, ठीक है। लिस्ट वाटर इंटेंसिव सैनिटेशन एंड सीवरेज सिस्टम विथ डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंसेंटिफाइड। तो ये सब मॉडर्न टेक्निक है सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए, जैसे डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट एंड सीवेज सिस्टम ऑफ लिस्ट वाटर इंटेंसिव सैनिटेशन। तो इन सब के बारे में यहाँ पे कहा गया है। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिसैलिनाइजेशन should be encouraged to increase availability of utilizable water। तो अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या कहा गया है, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके बारे में हम पहले बोल रहे थे यहाँ पे, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, इन सब के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। जैसे अर्बन एरिया में वो सब जो रूफ होता है, घर का जो रूफ होता है, उनके ऊपर आप ड्राम वगैरह ये सब लगा के रेन वाटर जो हो रहा है उनको हार्वेस्ट करके रखें एंड डिसैलिनाइजेशन। तो सी का साइड का जो एरिया है, कोस्टल जो एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का जो एरिया होता है, रिजर्वर का जो एरिया होता है, वहाँ पे जो सलाइन जो पानी है सी का, वो उसके अंदर
इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर चला जाते हैं, उनको आपको रोकना है पहले से ही, नहीं तो वो पानी खराब हो जाएगा एंड पीने के लायक नहीं रहेगा। अर्बन वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम शुड बी इंटीग्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। अर्बन वाटर सप्लाई एंड सीवेज जो ट्रीटमेंट जो स्कीम है, उन बहुत सारे जो स्कीम है इनके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर उनको आपको लेना है एंड एग्जीक्यूट करना है। वाटर सप्लाई बिल शुड इंक्लूड सीवरेज चार्ज। तो वाटर सप्लाई का जो बिल होता है उनके अंदर सीवरेज चार्ज भी अप्लाई करना है, तब जाके सैनिटेशन पर्पस जो पानी आप बहुत ज़्यादा करके यूज़ कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, वो कम होगा। अगर आपको चार्ज देना पड़ेगा तो आप कम से कम जितना यूज़ करना है आप उतना ही यूज़ करोगे, ज़्यादा करके यूज़ नहीं करोगे। तो चार्ज के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। Subsidies and incentives should be implemented to encourage the recovery of industrial pollutant and recycling। तो इंडस्ट्री से जो सब पॉल्यूशन निकल रहे हैं उनको रिसाइकल करने के लिए, रीयूज करने के लिए आपको क्या करना है, सब्सिडीज देना है, इंसेंटिव का प्रोवाइड करना है, तब जाके क्या होगा, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनको इनकरेज होगा, वो मतलब इनकरेजेस होगा, उनको अगर इंसेंटिव मिलेगा वो ज़्यादा करके वो काम करेगा। तो सैनिटेशन के वाटर सप्लाई में क्या क्या कहा गया है, यहाँ पे आपका जो सीवर्स जो ट्रीटमेंट है उनको आपको मॉडर्न बनाना है, नए नए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है उनको आपके अंदर इंक्लूड करना है। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कहा गया है यहाँ पे, एंड डिसलिनाइजेशन के बारे में भी बोल रहा है। सैलिनाइज जो सी का साइड का जो एरिया है उस जगह पे सलाइन रिवर ग्राउंड वाटर के अंदर नहीं जा पाए, उसके लिए मेथड आपको यूज करना है। वाटर सप्लाई बिल के बारे में, बिल के अंदर जो सीवरेज जो चार्ज है उनको भी इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे इंसेंटिव देने के लिए कहा गया है, जो सब लोग काम कर रहे हैं रिसाइकलिंग के पर्पस, तब जाके उनको भी इनकरेज मिलेगा एंड वो पॉल्यूटेंट को ज़्यादा करके रिसाइकिल करेगा इंसेंटिव के चक्कर में आके, तो वो एक अच्छा काम है। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अ परमानेंट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल शुड बी एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर टू रिसॉल्व डिस्प्यूट एक्सपेडिशियसली। ठीक है, तो अब परमानेंट एक ट्राइब्यूनल चाहिए वाटर डिस्प्यूट इसके लिए, ठीक है, तब जाके वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम आएगा वाटर रिसोर्स रिलेटेड वो सब सॉल्व कर पाएगा, तो इसलिए एक परमानेंट ट्राइब्यूनल की जरूरत है। कम्युनिटीज शुड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट एंड सर्विस। तो लोकल कम्युनिटीज जो है उनको भी पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल ऑथोरिटीज कैन एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो लोकल जो अथॉरिटी से एंड गवर्नमेंट जो अथॉरिटी से, स्टेट गवर्नमेंट जो अथॉरिटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी से, उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे नए नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं एंड मैनेजमेंट का बहुत सारे आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर अगर ये काम करे तो बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। इसके लिए इनके मतलब लिंकिंग के बारे में यहाँ पे कहा गया है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट शुड बी द मेन प्रिंसिपल फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब सभी को एक साथ मिलके काम करना है इस मैनेजमेंट में, तब जाके ये प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अच्छे से होगा। एंड ये ही मेन बात है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको क्या क्या अरेंजमेंट करना है, एक तो एक वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल आपको बनाना है जो सभी प्रॉब्लम सॉल्व करे इसके अकॉर्डिंग, एंड कम्युनिटीज को भी इस मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करना है। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर है सभी को एक साथ मिलके काम करना है यहाँ पे। एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसबाउंडरी रिवर। इंटरनेशनल एग्रीमेंट विथ नेबरिंग कंट्रीज फॉर एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑफ इंटरनेशनल रिवर ऑन रियल टाइम बेसिन। तो ट्रांसबाउंडरी रिवर जो है, ट्रांसबाउंडरी रिवर मतलब क्या है, कोई एक रिवर जो दो कंट्री मिला के है, ठीक है, रिवर का जो लेंथ है मतलब वो 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे कंट्री मिला के है ऐसा रिवर, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसबाउंडरी रिवर। तो ट्रांसबाउंडरी रिवर के एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए, नेबरिंग जो कंट्रीज है जिसके अंदर वो रिवर जा रहे हैं वो जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो प्रोवाइड करे, और जो कंट्री है उनको एंड रियल टाइम जो डेटा है उनको भी दे, और जो कंट्री है उनको, ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब दो जो कंट्री है जिसके अंदर वो रिवर जा रहे हैं, दो कंट्री ही दूसरे दो कंट्री को वो
एक दूसरे को वो जो डेटा है वो प्रोवाइड करें। रिवर बैंक साइड स्टेट शुड बी कंसल्टेड ड्यूरिंग नेगोशिएशन अबाउट शेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर ऑफ इंटरनेशनल रिवर कीपिंग नेशनल इंटरेस्ट इन माइंड। तो रिवर बैंक का जो बैंक के साइड का जो स्टेट है, जो दो कंट्री का है, मानो कोई एक रिवर दो कंट्री के अंदर से जा रहे हैं, रिवर के साइड का जो स्टेट है उनको ये जो कितना पानी आपको शेयर करना है, कितना पानी आपको लेना है, आपके नेशनल इंटरेस्ट उनको ध्यान में रख के कितना पानी आपको यूज करना है, वो सब वो एग्रीमेंट के अंदर रहे, वो आपको देखना है। ठीक है, तो ट्रांसबाउंडरी रिवर में मेनली क्या है, जो 2 और 3 कंट्री के अंदर वो रिवर जा रहे हैं, सभी कंट्री के अंदर एक एग्रीमेंट हो, जिस एग्रीमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि कितना पानी सभी स्टेट ले रहा है वो सेम हो, मतलब पानी का शेयरिंग जो है सेम हो, एंड जो डेटा है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है सभी एक दूसरे को प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। A national water informatics center should be established to process hydrological data regularly from all over the country। तो कंट्री का जितना हाइड्रोलॉजिकल डेटा मिलता है, वाटर रिसोर्स रिलेटेड जितना डेटा मिलता है, वो प्रोसेस करते रहे, ऐसा एक इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की जरूरत है। ठीक है, ऑल डेटा शुड बी पुट इनटू पब्लिक डोमेन। तो पब्लिकली सभी डेटा आपको देना है, जैसे सभी लोग वो देख पाए। मोर डेटा अबाउट स्नो एंड ग्लेशियर, इवापोरेशन, टाइडल हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स, रिवर जियोमेट्री चेंजेस, इरोशन नीड टू बी कलेक्टेड। तो सिर्फ रेनफॉल और इवापोरेशन ये रिलेटेड डेटा ही आपको कलेक्ट नहीं करना है, उनके साथ साथ स्नो, ग्लेशियर, रिवर जियोमेट्री, इरोशन, हाइड्रोलिक सभी का डेटा आपको कलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्या है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग नीड्स। तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या आपको इम्प्रूव करना जरूरी है, जैसे ग्रांट शुड बी गिवन टू स्टेट टू अपडेट टेक्नोलॉजी, डिजाइन, प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो सभी स्टेट को आपको ग्रांट देना है, पैसे प्रोवाइड करना है, उनका जो टेक्नोलॉजी है, डिजाइन है, प्लानिंग मैनेजमेंट का जो डिजाइन है वो सब अपडेट करने के लिए। ठीक है, एंड ऑटोनोमस सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वाटर पॉलिसी शुड बी स्टैब्लिश टू एवेल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है वो एवेल्यूएट करने के लिए एक रिसर्च सेंटर की ज़रूरत है, जो पूरे नेशनली वो देखे कि वो पॉलिसी अच्छे से हो रहा है कि नहीं, एंड उनका जो इम्पैक्ट कैसे क्या क्या हो सकता है ये। टू मीट द डिमांड ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन द वाटर सेक्टर, रेगुलर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक कोर्स इन वाटर मैनेजमेंट शुड बी प्रमोटेड। तो वाटर सेक्टर में आपको अगर स्किल्ड मैन पावर चाहिए, मतलब स्किल है वो काम करने के लिए, तो आपको क्या करना है, एकेडमिक कोर्स में आपको ज़्यादा करके इन्वॉल्व करना है एंड इम्प्रूव करना है, ट्रेनिंग आपको इम्प्रूव करना है, तब जाके उसके अंदर स्किल बढ़ेगा। कैंपेन फॉर वाटर लिटरेसी नीड टू बी स्टार्टेड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर इन द वाटर सेक्टर। तो नेशनल कैंपेन भी वाटर लिटरेसी रिलेटेड आपको करना है, वाटर रिसोर्स रिलेटेड एडुकेशन आपको बढ़ाना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आपको बढ़ाना है, यह सब काम आपको करना है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी। तो नेशनल वाटर पॉलिसी को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जैसे नेशनल वाटर बोर्ड शुड प्रिपेयर ए प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द नेशनल वाटर पॉलिसी। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक प्लानिंग एक्शन प्लान आपको बनाना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। स्टेट वाटर पॉलिसी नीड टू बी रिवाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस पॉलिसीज, एंड इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टेट का जो पॉलिसी है उनको भी रिवाइज करना है। आई थिंक आज का ये जो पॉलिसी है आपको समझ में आ गए हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वाटर पॉलिसी है, इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट नए नए चीज़ इनके अंदर है। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। अगर कोई टॉपिक आप चाहते हो जिसके बारे में हम डिस्कस करें, तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट करके बताएं, वो भी हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।